आज पाली सिरोही ऑनलाइन के न्यूज़ पोर्टल पर भविष्यवाणीकर्ता भरत मेवाड़ा फालना का स्वागत है। भरत मेवाड़ा एक ऐसा भविष्यवाणीकर्ता जो परिचय का मोहताज नहीं। इन्होंने पूर्व में कई भविष्यवाणी की, जिसमें प्रमुख 2018 में गहलोत सरकार बनने और जवाई बांध को बनने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की थी, जो भविष्यवाणियाँ सटीक साबित हुई है। भरत मेवाड़ा निस्वार्थ लालच से महादेव भक्त बनते हुए इनके मुंह से निकले हुए अनमोल शब्द कभी खाली नहीं जाता है। इसी की प्रेरणा से देश विदेश से भी लोग या विभिन्न प्रांत जिलों से बड़ी संख्या में लोग इनको फ़ोन के माध्यम से या रूबरू आकर भी मुलाकात करते रहे। इस बार हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मूल रूप से पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र के फालना नगर पालिका क्षेत्र के स्थायी निवासी है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत इस बार छठी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। क्या इनको लग रहा है कि ये पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत इस बार कैबिनेट मंत्री या मंत्री का दर्जा प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे? कि माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत इस बार मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे 100% मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये हमारी एडवांस में उनको बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और हमारे पाली सिरोही ऑनलाइन के पत्रकार नगेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बुलाया और आगामी भविष्यवाणी के संबंध में जानने के लिए कुछ प्रश्न मुझसे किए। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भविष्य वक्ता वह होता है जिसे पूर्वाभास होता है। प्रकृति के संबंध में होने वाली एक्टिविटीज़ के संबंध में जो बताता है अपने माध्यम से, उसको भविष्यवक्ता कहते हैं। और भविष्यकर्ता जो एक्टिविटीज़ भविष्य में होने वाली हैं, उस एक्टिविटीज़ को बदलने की जो क्षमता रखता है, उसे भविष्यकर्ता कहते हैं। अब ये भविष्यकर्ता की जो उपाधि है वह मेरे गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मैं गुरुदेव को भी वंदन करते हुए मैं बात रखना चाहता हूँ सबके बीच कि पिछली बार मैंने राजस्थान में मुख्यमंत्री तीसरी बार माननीय श्री अशोक गहलोत जी बने, उसके लिए हमने कठोर महासंकल्प लिया था और वह कठोर महासंकल्प भगवान श्री चिरंजीवी परशुराम बाबा ने पूर्ण किया। और इस बार हमारा बैरागी कठोर महासंकल्प आबूराज महाअष्टत्री अर्बुद देवी के चरणों में हुआ और उसके अनुरूप, उस संकल्प के अनुरूप शारदीय नवरात्रि में जो भविष्यवाणी हमने राजस्थान सरकार को लेकर करी थी, वह भविष्यवाणी भी हमारी सही और सटीक साबित हुई। पिछले वर्ष हमने इसी वर्ष 8 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान के ओवरफ्लो होने की जो भविष्यवाणी करी थी वह भी हमारी सफल हुई। और इस बार बाली में कांग्रेस का बांध भरेगा, तो वह भी हमारी भविष्यवाणी सही और सटीक साबित हुई कि इस बार आप देख लीजिए, जहाँ पर 68,000 और 70,000 वोट आते थे तो 97,000 वोट आए, मतलब बाली में इस बार कांग्रेस का बांध भरा है। अब ओवरफ्लो की बात है कि कांग्रेस का बांध ओवरफ्लो, तो इसके पीछे कई गणित हैं। हमने सीएम साहब को पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हो सकता है कि उनके जो ईमेल हम भेज रहे हैं वहाँ तक उन तक नहीं पहुँचे हो, लेकिन उनके OISD
और कई मंत्रियों को और सोशल मीडिया पे हमारा मैसेज वायरल था और हमने एक बात बताई थी कि एक छोटे से ही समीकरण से बड़े बड़े समीकरण हल हो जाते हैं और एक छोटे से ही समीकरण से बड़े बड़े समीकरण बिगड़ जाते हैं। तो ये बात उनको समझनी पड़ेगी, आने वाले भविष्य के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा। और जिस तरह के से हमें भी दुख है कि इस तरीके से जो बड़े लीडर है अगर सुनते नहीं हैं एक कार्यकर्ता की बात। कार्यकर्ता क्या है? कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है। कार्यकर्ता जितनी भी राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का, डोर टू डोर पहुंचाने का, प्रचार और प्रसार का कार्यकर्ता है। वही कांग्रेस को आगे ले जाता है, कांग्रेस को नेताओं को बनाने का और राज सत्ता में लाने का वही कार्यकर्ता है। और उसे अगर नज़रअंदाज किया जाएगा, मैं अपने अकेले के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, हमारे जैसे कई सैकड़ों कार्यकर्ता हैं बाली विधानसभा में, उनको मान सम्मान की जरूरत है। मानते हम कि प्रत्याशी आए वो मान सम्मान सब दे रहे, ये सब ठीक है, लेकिन जितना मान सम्मान उसके अनुरूप जो उनका हक बनता है वह मिलना चाहिए। 5 साल अशोक गहलोत जी की सरकार एक छोटे से कार्य के लिए अगर हमें जयपुर के चक्कर काटने पड़े और वह भी हुआ तो ठीक, वरना ढाक के 3 पात। मतलब इस तरीके से नहीं होता है। अधिकारियों, डेमोक्रेसी है, अधिकारी डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ सुनवाई नहीं होती है और उसके लिए फिर जयपुर के चक्कर काटो, मंत्रियों के चक्कर काटो, सेक्रेटरीट के चक्कर काटो। तो इस तरीके से अगर एक आम कार्यकर्ता परेशान होगा तो फिर क्या हाल होना है वो तो आप देख लीजिए। इसी तरीके से हमारी जो भविष्यवाणी, आगामी जो भविष्यवाणी है, हम हताश होकर हम बता रहे हैं कि फिलहाल मैंने राजनीति से संन्यास लिया है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने राजनीति से संन्यास लिया है। मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर आगामी कोई भी एक्टिविटीज नहीं करूँगा जब तक बड़े लीडर मुझे नहीं समझ पाएंगे। जब तक मुझे बड़े लीडर नहीं समझ पाएंगे, एक आम कार्यकर्ता को नहीं समझ पाएंगे, एक धरातल से जुड़ा हुआ निष्ठावान, जो तन मन धन से समर्पित कार्यकर्ता जो वर्षों से भोग देता हुआ आ रहा है, उसको अगर नहीं समझ पाएंगे, छोटी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिलती है, हम उस पर खरे उतरते हैं, लेकिन उसकी जो मेहनत है उसके अनुरूप उसको अगर वो सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा। और हम कह रहे हैं कि हमने फिलहाल राजनीति संन्यास लिया, इसलिए हम पाली के लिए जो सरकार राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी बने हैं, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसके लिए भी हम कह रहे हैं कि हमारे पाली से आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, उनके लिए हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमने जो भविष्यवाणी करी थी शारदीय नवरात्रि में, वह भी राजनीति के मंच को एक तरफ रख कर करी थी। और आज भी हम राजनीति के मंच को, कांग्रेस के मंच को एक तरफ रखकर, क्योंकि हमने फिलहाल पार्टी से संन्यास लिया है। मैंने ह्यूमन राइट्स फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पालिका हूँ, हो सका तो मैं उससे भी इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन आज राजनीति को एक तरफ रखते हुए मैं भविष्यवाणी अपने माध्यम से बता रहा हूं कि माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत इस बार मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे, 100% मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। और ये हमारी एडवांस में उनको बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी को प्रणाम। बिल्कुल सत्य बात है कि ये वर्ष लगते ही मेरे माध्यम से फेसबुक लाइव आकर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये भविष्यवाणी करी थी। अब मैंने अपने माध्यम से कि इस वर्ष पूरे भारत भर में भूकंप से एक भी जनहानि नहीं होगी या कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा। हालांकि भूकंप आएंगे, 5.5 तीव्रता के भी मैंने भूकंप बताए थे, लेकिन नुकसान और जनमाल की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं होगी। तो आप सभी ने देखा है कि पिछले वर्ष 65 भूकंप आए थे पूरे वर्ष भर में, और इस वर्ष अब तक 124 भूकंप आ चुके हैं, जो अलग अलग तीव्रता के भूकंप आपने देखे। 6.2, 6.3 तीव्रता के भी भूकंप आए। अब कल 6.2 तीव्रता का भूकंप चीन के अंदर आया, आपने देखा कितने लोग मर गए, कितने सैकड़ों लोग घायल हो गए। 6.3 कुछ महीने पूर्व अफगानिस्तान में आया था। तो
अफगानिस्तान के अंदर भूकंप से 2000 लोग मर गए। उस समय कई लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। और उससे कुछ माह पूर्व नेपाल में भूकंप आया था 6.2 कहीं। तो वहाँ से लेके एनसीआर, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश वगैरह सारी जगह तक मतलब धरती धुस गई थी। हिंदुस्तान, राजस्थान तक, मैं बता रहा हूँ, जयपुर तक धरती धुस गई थी। लेकिन नेपाल के अंदर लोग घायल हुए थे, इमारतें गिरी थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन भारत में ऐसी कहीं से भी नुकसान की, जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महान भविष्यवक्ता बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी एक से एक भविष्यवाणियाँ जो आज तक सही और सटीक साबित हुई है। उन्होंने अपने माध्यम से बताया था इस वर्ष के लिए कि भारत के अंदर भूकंप से महाविनाश होगा, महाप्रलय होगा। अब ऐसी भविष्यवाणी को हमने अपने माध्यम से चैलेंज किया, उनकी भविष्यवाणी को हमने चैलेंज किया। और भारत के सारे ज्योतिषाचार्य, पिछली बार उत्तरांचल पे आपने देखा, वहाँ पे हिमस्खलन हुआ, वहाँ पर भी कई योगाचार्य आके उन्होंने, ज्योतिषाचार्यों ने कहा था कि भूकंप की संभावना है, यूं वगैरह मार्च में बताया था। हमने उनको भी चैलेंज किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भूकंप से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अब तक देखा कि अब आज 21 तारीख हो गई, मात्र 10 दिन इस वर्ष के पड़े हैं। पूरे वर्ष भर में कहीं से भी एक भी भूकंप की संभावना, मतलब भूकंप आए 5.5 से लेके 6.2, 6.3 तीव्रता के भी भूकंप आए, और बड़ी से बड़ी आवृत्ति के भूकंप आए। आपने वो भी देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन कहीं से भी सूचना जनहानि की या बड़े नुकसान की, आर्थिक नुकसान की आपको देखने को नहीं मिली। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के भूगर्भ में के अंदर जब लावा उगलता है तो उसके ऊपर प्लेट्स होती है, वो प्लेट्स आपस में टकराती हैं जब कंपन होता है। और जब कंपन अगर पृथ्वी की गहराई में अगर होता है, गहराई सतह के अंदर होता है, तो कम तीव्रता का भूकंप आता है। और ऊपरी सतह में, पृथ्वी की ऊपरी सतह में अगर होता है तो बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है। 7 तीव्रता का अगर भूकंप आ जाए तो कुछ भी बचने की संभावना नहीं रहती है, असंभव। आपको सभी को पता होगा कि पृथ्वी का ज़्यादातर भाग जो है वो समुद्र के अंदर है, और समुद्र के तल के अंदर छिद्र होते हैं, और उस छिद्रों से मतलब अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, और कई बार बड़े रूप के अंदर लावा उगलते हैं। तो भूकंप समुद्र को भी झेलने पड़ते हैं। समुद्र के अंदर भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इस तरीके से भूकंप जो कंपन होता है, उस जो लावा है, लावा के ऊपर जो प्लेट्स है वो टकराती है, तो बहुत ही जबरदस्त कंपन होता है, फॉल्ट्स होता है। उस फॉल्ट की वजह से भूकंप आता है, ठीक है ना। ये भी मैं आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज के समय में जो मल, कूड़ा, कचरा जो समुद्र में डाला जा रहा है, वो सीधा समुद्र उस छिद्रों को रोकने का काम करता है। उस छिद्रों को वेंट कहते हैं। अगर बंद हो गए, उससे गैस और वो जो समुद्र भूकंप झेल रहा है, तो उस समुद्र, बहुत अच्छी बात है कि झेल रहा है, लेकिन जब समुद्र ने भूकंप झेलने बंद कर दिया ना, तो पृथ्वी का वहां महाविनाश होना बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूं, उस पृथ्वी का भयंकर महाविनाश सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए पर्यावरण के ऊपर कंट्रोल किया जाए। मानव जाति को आज के समय में किस तरह से रहना चाहिए, अविवेक तरीके से नहीं रहना चाहिए, विवेकहीन तरीके से उनको कोई कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर वो सही सिस्टम से चलेगा पर्यावरण को देखते हुए, तो ये सारी चीज़ें जो खनन हो रहा है, इनको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर रुकेगा और प्रशासन इस पर ध्यान देगा और पब्लिक को भी एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तब ये सारी चीज़ें, प्रलय, आंधी, तूफान वगैरह, ये सारी चीज़ें कम से कम होगी और रुकेगी और जनहानि नहीं होगी। वरना महाविनाश तो सामने दिखाई दे रहा है। आने वाले भविष्य के अंदर, भविष्य के गर्त के अंदर हम देख रहे हैं कि भूगर्भ के अंदर हम देख सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव ने हमें शक्ति दी है। तो आप सभी को हमारी विनती है कि पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।